नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम देखेंगे दृष्टि आईएएस के द्वारा जो 72वीं पीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर आपका 11 होने वाला, पार्ट 1 आपका होने वाला 11 का। किस चीज़ का होने वाला? तब जनरल स्टडी का होने वाला, आपका हिस्ट्री का होने वाला। ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपका देखिए एक्सेंट आ जाएगा, मिडिवल आ जाएगा और कल्चर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। और आपका जनरल मेंटल एबिलिटी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, ज़्यादा बकवास इधर उधर करने से फ़ायदा नहीं भैया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी कुछ फ़ायदा होने वाला है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 तरह। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा जूम आउट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1 में बोल रहा है, श्रीलंकाई साहित्य के संदर्भ में क्या मौर्यकालीन इतिहास को समझने का स्रोत कौन सा है? बताइए, श्रीलंकाई साहित्य के संदर्भ में मौर्यकालीन इतिहास को समझने का स्रोत कौन सा है? बताइए। तब कौन कौन सा? देखिए, दीपवंश आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपका दीपवंश हो जाएगा और आपका एक हो जाएगा महावंश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सोल्यूशन थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद हम लोग थोड़ा सा सोल्यूशन देखेंगे। देखिए इसका हो जाएगा, देखिए दीपवंश और महावंश श्रीलंका की बौद्ध इतिहास ग्रंथियाँ हैं, जिसमें मौर्य के बारे में जानकारी है। ध्यान में रखिएगा, मौर्य के बारे में जानकारी है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए 2 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, देखिए मालविका गिनिमित्रम पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिए, क्या बोल रहा है? मालविका गिनिमित्रम पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए 1 में बोल रहा है, यह एक सांस्कृतिक ग्रंथ है जिनका कालिदास ने लिखा है। क्या कथन 1 सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान में ये देखिए, एक सांस्कृतिक ग्रंथ है, बिल्कुल है। कालिदास द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल लिखा गया है। 2 में इस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपका सही है। देखिए मालविका गिनिमित्रम कालिदास का एक संस्कृति नाटक है। यह अग्निमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र की प्रेम कहानी को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध और संसार को बचाने के लिए प्रकट होगा? बताइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध है जो संसार को बचाने के लिए प्रकट होगा? बताइए आपका प्रकट कौन होगा? तो आपका मैत्रेय होगा। क्या है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा? मैत्रेय। ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन जानेंगे। देखिए, बौद्ध परंपरा के अनुसार मैत्रेय भविष्य का बुद्ध है। ऐसा माना जाता है कि वे भविष्य में प्रकट होंगे और शुद्ध धर्म का उपदेश देंगे। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए, त्रिपिटक है, अब विवरण है। बताइए इनमें क्या हो रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए कौन सा कथन आपका सही? विनय पिटक क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही है? देखिए 1 में आपका विनय पिटक, इसमें क्या बोल रहा है? संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह। ध्यान रखिएगा, संग्रह। क्या 1 सही है? तो 1 आपका बिल्कुल सही है। 2 में है शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक किस में? बौद्ध की शिक्षाएँ, बिल्कुल आपका सही है। अभिधम पिटक क्या है? दार्शनिक विषय, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर प्रश्न, क्या मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध संत के बीच संवाद के रूप में संबंधित है? बताइए क्या बोल रहा है? मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध संत के बीच क्या संवाद के रूप में संबंधित संत थे? तो ये आपका हो जाएगा नागसेन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागसेन। ध्यान में रखिएगा। देखिए, मिलिंद पन्हो और इंडो ग्रीक राजा क्या मेनांडर यानी मिलिंद और बौद्ध संत नागसेन के बीच एक संवाद दर्ज है। ध्यान में रखिएगा, यह ग्रंथ बौद्ध दर्शन और इंडो ग्रीक संबंध को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा
राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। सही उत्तर को आपको चुनना है, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे। कौन कौन सा राज्य जुड़े थे? देखिए आपका एगो अवंती तो आपको नहीं जुड़े थे, इतना तो आपको पता होगा ना, होना चाहिए। आपका अवंती नहीं जुड़े थे, और आपका ये देखिए एगो 2 नंबर आपका है क्या है, कौशल भी आपका नहीं जुड़े थे। तो वो कौन कौन से जुड़े थे? आपका गांधार जुड़े थे और आपका मगध जुड़े थे। ध्यान में रखिए। तो 3 और 4 आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मृच्छकटिक क्या शूद्रक द्वारा लिखा गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित विषय से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा भैया, वीडियो 1.25x पे थोड़ा सा देखिएगा ताकि थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। बताइए क्या है। देखिए मृच्छकटिक शूद्रक द्वारा लिखा गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? बताइए आपका किस विषय से संबंधित है, क्या आपको पता है? तो यही आपका हो जाएगा, एक अमीर व्यापारी और एक नर्तकी के पुत्र के बीच प्रेम कहानी। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, सूची 1 में आपका राजवंश है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सूची 2 में देखिए आपका क्या है, तो आपका संस्थापक है। बताइए कि देखिए ए में आपका है राष्ट्रकूट। बताइए राष्ट्रकूट का संस्थापक आपका कौन है? तो राष्ट्रकूट का आपका संस्थापक हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। दंती दुर्ग कहाँ है? तो ये आपका 2 में है, ध्यान रखिए 2 में आपका है। बताइए पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो आपका गोपाल है। पाल वंश का संस्थापक आपका कौन है? तो गोपाल है, रखिए आपका 2 में हो जाएगा ये। उसके बाद चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो ये आपका विजया लय हो जाएगा, ध्यान रखें। तो ये आपका 1 में हो जाएगा। इस सबको तो आपको मुँह पर याद रखना चाहिए। चौहान का आपका हो जाएगा वासुदेव आपका संस्थापक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर शायद बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, चलिए 9 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए इसमें क्या बोल रहा है, सही उत्तर को आपको चुनने बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि एक में जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व क्या भौतिक और क्या आध्यात्मिक कारणों का संयोजन है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में है प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, ये तो आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखें। तो जैन धर्म के संदर्भ में आपका दोनों कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा किसके बारे में, ऊपर जैन धर्म के बारे में देखे थे, यहाँ हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे, ध्यान रखिएगा भैया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्न कूट में से सही उत्तर को आपको चुनना है। बताइए बौद्ध धर्म के संदर्भ में कौन कौन सा कथन आपका सही है? देखिए एक में है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी के गए सतपनी गुफा में, यहाँ ध्यान दीजिए सतपनी गुफा में आयोजित किया गया था। कथन 1 आपका ध्यान में रखिएगा क्या है, बिल्कुल सही है। कथन 2 में महाप्रजापति गौतमी क्या है, पहली महिला थी, ध्यान में रखिए पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में दीक्षा दी गई थी, ध्यान में दीक्षा दी गई थी, क्या है? कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए बताइएगा, कनगनहल्ली स्थल जो अशोक का एकमात्र क्या सुरक्षित मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, वह कहाँ स्थित है? बताइए कनगनहल्ली स्थल जो अशोक का एकमात्र क्या संरक्षित मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, वह कहाँ स्थित है? बताइए वो कहाँ स्थित है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका? तो कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत की पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्था क्या है, ASI कर्नाटक के क्या है, कबलुरागी जिले में एक भीमा नदी के किनारे क्या है, कनगनहल्ली स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण करेगी, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, शायद हो सकता है आपको सोल्यूशन कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखिए निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने
नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी? बताइए, अगर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं जानते होंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल है भैया आप लोग के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए, कुमारगुप्त प्रथम ने, जिन्होंने क्या महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इसे 515 ईसा पूर्व से लेकर 455 ईसा, वह गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने कई सिक्कों जारी किए और उन्हें शिलालेख पूरे गुप्त साम्राज्य में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्या है ख्याति प्राप्त संस्था के रूप में उभरा है। ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए, धर्मचक्र प्रवर्तन, ध्यान में रखिए, वही हुआ पहला उपदेश आपका कहाँ दिए थे? ये आपको सबको पता, आपका सारनाथ में दिए थे। ये क्वेश्चन देखिए बताने की जरूरत नहीं है भैया, ये आप लोगों को भी पता है कि सब बताने का चीज़ नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तो मौर्य प्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित आपका नहीं है, ये चीज़ आप लोग फोकस कीजिएगा, ऐसे नंबर समझ लीजिएगा कौन सा सुमेलित है। देखिए, एक में देखिए क्या है, सीताध्यक्ष या कृषि, बिल्कुल सही सुमेलित है। क्या है, पतना अध्यक्ष या क्या बंदरगाह, बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, लचना अध्यक्ष क्या सिक्के बनवाना, बिल्कुल सही सुमेलित है। क्या है, पोतवाध्यक्ष या क्या उत्पादन शुल्क, ये आपको बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित आपका नहीं है। देखिए, इसका हो जाएगा भार और माप के लिए हो जाएगा, इसका हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा भार लिख दिए, और माप के लिए आपका है कौन सा, पोतवाध्यक्ष, ये आपका हो जाएगा भार और माप के लिए आपका प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका सही 14 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यों ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने क्या है शक संवत की स्थापना की? बताइए, निम्नलिखित में से किसने शंख संवत की स्थापना की थी? बताइए संवत की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग को पता होगा, ये आपको कनिष्क किए थे। कौन किए थे? कनिष्क किए थे। ध्यान रखिए, कनिष्क ने 78 ईस्वी से लेकर 120 ईस्वी में किए थे, ध्यान रखिएगा। देखिए, वे कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने शक संवत की स्थापना की थी, जिनकी शुरुआत 78 ईस्वी में होती है। ध्यान रखिए, कब होते हैं? 78 ईस्वी में होती है, आपका लिख दीजिएगा 78 ईस्वी में होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, बेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को क्या भागवत के रूप में वर्णित किया है? बताइए, शिवनगर संवत शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को क्या है भागवत के रूप में वर्णित किया है? बताइए, कौन किया है? सबको पता है, हेलियोडोरस किए हैं। कौन किया था आपका? हेलियोडोरस किए थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत ग्रीक शासक क्या मिनांडर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही, किसके बारे में? भारत ग्रीक शासक मिनांडर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट कर सही उत्तर आपको चुनना है। ध्यान रखिएगा, सही उत्तर आपको चुनना है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कथन एक में आपका क्या बोल रहा है? देखिए, एक में आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक में आपका मिनांडर की राजधानी शासक क्या साकल में थी, बिल्कुल सही है। दो में बौद्ध ग्रंथ मिलिन और नागसेन के बीच एक दार्शनिक संवाद है, बिल्कुल सही है। देखिए, दोनों कथन आपका सही है। किसके बारे में? भारत ग्रीक शासक मिनांडर के संदर्भ में, इसलिए इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपको दोनों इसमें से आपका सही था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया था? तो देखिए क्या बोल रहा है, कुषाण वंश के निम्नलिखित से शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्वयं को क्या बोला, महेश्वर घोषित किया था। कौन किए थे? बताइए कौन थे ये? तो आपका थे भीम कडफिसेस थे। क्या कौन थे आपका? भीम कडफिसेस थे, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, देखिए गौतमी पुत्र सतकर्णी के से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? क्या बोल रहा है? गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। चल देखिए सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या है? देखिए संगम युग में भूमि विभाजन और भूमि के प्रकार हैं। चलिए मिलान करते हैं। देखिए एक आपका हो जाएगा कुरिजिम, क्या है? कुरिंजी। कुरिंजी का आपका कहाँ हो जाएगा? तब का पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आपका? पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। कुरिंजी आपका पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका दू में हो जाएगा। बताइए पले, ये पले आपका हो जाएगा रेगिस्तान। देखिए पले आपका रेगिस्तान कहाँ है? यानी मरुस्थल, ध्यान रखिएगा। कहाँ हो जाएगा? रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। एक मिनट बताइए मूल्य, ये मूल्य आपका हो जाएगा पशुपालक भूमि, ध्यान रखिए। ये आपका पशुपालक भूमि हो जाएगा। अरे नेदल ये आपका हो जाएगा तटीय क्षेत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए हमको इसी पता था, इसीलिए हमें बना दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? अगला क्वेश्चन, ये पांड्य साम्राज्यों का प्रतीक क्या था? बताइए पांड्य साम्राज्यों का प्रतीक क्या था? तो आपका मछली था। क्या था आपका? तो इनका देखिए प्रतीक आपका जो है तो मछली था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब वन लाइनर अभी है, इसमें आपका जो है ना सोल्यूशन होता है कुछ खास दिया नहीं है, बस वही रहेगा। मुरित्तर काल का श्रेणी कौन थे? तो ये थे, बस इसी टाइप का सोल्यूशन है। तो इसे बताना उसको फ़ायदा नहीं है। जिसका सोल्यूशन देने लायक रहेगा उसका सोल्यूशन हम खुद दे देंगे। देखिए क्या है? मरुत्तर काल की श्रेणी या गिल्ड थे? बताइए क्या बोल रहा है? मरुत्तर काल में श्रेणी या गिल्ड थे, तो व्यापारियों का एक समूह थे। कौन थे? आपको व्यापारियों का एक समूह थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए मरुत्तर काल के दौरान व्यापारियों के समुदायों को श्रेणी या गिल्ड नामक समूहों में संगठित किया जाता था, जिनका मुखिया क्या होता? श्रेष्ठी कहलाता था, ध्यान में रखिएगा। जो क्वेश्चन का आपको देने का रहेगा सोल्यूशन हम खुद दे देंगे, अभी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक क्या बारहमिहिर द्वारा लिखी गई है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बारहमिहिर द्वारा लिखी गई है? तो आपका क्या पंच सिद्धांतिका लिखी गई है। कौन लिखी गई है? पंच सिद्धांतिका आपका किसके द्वारा? बारहमिहिर के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए बारहमिहिर कौन थे? तो भैया गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 376 ईस्वी से लेकर 413 से लेकर 415 ईस्वी के दरबार के नौ रत्नों में से एक थे, ध्यान रखिए। कि कौन? बारहमिहिर, ध्यान रखिएगा। इनका सर्वश्रेष्ठ पुस्तक आपका कौन सा है? तो आपका है पंच सिद्धांतिका, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बताइएगा अजंता गुफाओं की चट्टाने को काटकर बनाए गए बौद्ध विहार और क्या है चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? क्या बोल रहा है? अजंता गुफाओं की चट्टाने को काटकर बनाए गए बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? तो आपका हरिसेन के एकदम संरक्षण में आपका बनाए गए थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्रों में 7 बहनों के बाद एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ, जिसे वाकाटक के नाम से भी जाना जाता है। वाकाटक नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए है, बताइए गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक विभाजनों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाइयों से बड़ी इकाइयों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजनों पर, ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा विभाजनों पर पूछ रहा है आपका। देखिए तो पहला आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहले देखिए आपका पहला हो जाएगा ग्राम, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो जाएगा पहला।
उसके बाद हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका हो जाएगा विधि, ध्यान रखिए आपको, उसके बाद हो जाएगा आपका विधि, उसके बाद हो जाएगा आपका विषय, ध्यान रखिए ये आपका हो जाएगा विषय, उसके बाद हो जाएगा आपका बुद्धि, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजगणित के जनक, ध्यान में रखिए, जनक और भारत का सबसे शुरुआती ज्ञात खगोल शास्त्री हैं, मतलब खगोल शास्त्री हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे शुरुआती ज्ञात क्या खगोल शास्त्री हैं। खगोल शास्त्री आपका कौन है, तो आर्यभट्ट प्रथम है, ध्यान रखिए कौन है आपका, आर्यभट्ट प्रथम है, ध्यान में रखिए। उन्हें बीजगणित के जनक और भारत का सबसे शुरुआती खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजन पदों में से एक नहीं है, बताइए 16 महाजन पदों में से कौन एक आपका नहीं है। तो ये आप सबको पता है, ये आपका कौशाम्बी जो है आपका 16 महाजन पदों में आपका नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए 16 महाजन पदों में आपका कौन कौन सा है बताइए, देखिए कोसी हो गया, ध्यान रखिएगा, कोसी हो गया, कौशल हो गया, ध्यान रखिएगा, अंग हो गया, मगध हो गया, बज्जी हो गया, मल हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, करू हो गया, पंचाल हो गया, मच हो गया, सूरसेन हो गया, अस्सक हो जाएगा, अवंती हो जाएगा, गंधार हो जाएगा और कंबोज हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये पर 16 महाजन पदों हो जाएगा। देखिए सभी 16 महाजन पदों में मगध उन सभी में से सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी और इसे हमने नहीं गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए कौशाम्बी जो है सब वत्स की राजधानी थी और इन्हें इसमें नहीं गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी गंधार आपका हो जाएगा, कंबोज हो जाएगा, आपका पंचाल भी हो जाएगा। 16 महाजन पदों में ये आपका तीनों है, लेकिन कौशाम्बी जो आपका 16 महाजन पदों में आपका नहीं गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, चलिए चलते हैं अगला नंबर प्रश्न। देखिए आपका क्या बोल रहा है 29 नंबर प्रश्न पे। देखिए सूची नंबर 1, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, तो इसको जूम आउट करना पड़ेगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, सूची 1 में क्या है, महाजन पद में अधिकारी, सूची 2 में संबंधित कार्य है। चलिए मिलान करना है, बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक सेकंड रुक जाइए, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। देखिए एक में आपका व्यवहारिक, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, न्याय में। उसके बाद हो जाएगा सर्वार्थक, ये आपका ध्यान में रखो, ये आपका हो जाएगा क्या, सामान्य प्रशासन में हो जाएगा, बताइए गणक, गणक आपका हो जाएगा मुख्य लेखा अधिकारी। देखिए भागा दू, ये आपका हो जाएगा भाग का संग्रह, ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भैया, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए तांडव नृत्य मुद्रा में क्या है, नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित हैं, बताइए क्या है तांडव नृत्य। देखिए तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित हैं, बताइए किस साम्राज्य से संबंधित हैं। तो आपका सबको पता है चोल साम्राज्य से जो है आपका संबंधित हैं। देखिए चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण क्या है नमूना तांडव नृत्य मुद्रा में नटराजन की मूर्ति थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ बताइएगा भैया अभी तक चैनल सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं भैया तो प्लीज़ कर लीजिए ना, एक बार सब्सक्राइब कर देने में क्या चल जाएगा आपको, बताइए तो कर दीजिएगा, आपका भाई का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा यार भैया, क्या करते हैं आप लोग भी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, बताइए कौन सी रचना, ध्यान रखिए बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, बताइए बाणभट्ट के द्वारा आपका कौन कौन लिखी गई है। तो आपका हर्षचरित आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और आपका पर्वतीय परिचय आपका जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, ध्यान में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा बताइए, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। देखिए मयूर शतक ये आपको किसके द्वारा लिखा गया था, तो मयूर शतक जो है आपका मयूर ने की थी, इसका रचना कौन किया था, तो आपका मयूर ने ही किए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए चचनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, चचनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो चचनामा आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका लिखा गया था मोहम्मद अली
कूफी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? आपका मोहम्मद अली कूफी। देखिए चचनामा 13वीं शताब्दी के फारसी पांडुलिपि लेखक मोहम्मद अली कूफी द्वारा लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए है, चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि सूफी विचारों और अभ्यासों से संबंधित हैं? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संधि सूफी विचारों और अभ्यासों से संबंधित हैं? तो ये आपका देखिए कस्ब उल महजूब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? कब्स उफ महजूब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अली बिन उस्मान क्या हुजबिरी की कब्स उल महजूब सूफी विचारों और व्यवहार से संबंधित है। ध्यान रखिए, संधियां हैं, संबंधित संधियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भैया हमसे कहीं आपसे मिस्टेक हो रहा है हमसे, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ऐसी गलती तो कहीं नहीं हो रहा है, हमको इतना पता है, लेकिन अगर थोड़ा सा तो पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सुबह से 2 क्वेश्चन बनाना, 6 बजे उठे थे, एक सेट बना लिए, दूसरा सेट अभी देखिए बना रहे हैं। देखिए सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी के संबंध में। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही है। देखिए एक में बोल रहा है उन्हें गज ए सिकंदरी नामक गज की नई माप प्रणाली शुरुआत की, बिल्कुल सही है। 2 में उन्हें बाबर के साथ पानीपत की लड़ाई लड़ी गई, बिल्कुल आपका गलत है। 2 जो है सो आपका बिल्कुल गलत है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, दोनों आपका बिल्कुल गलत है। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, ध्यान रखिए। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? और औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, देखिए एक में आपका क्या बोल रहा है, उन्हें शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने अधिकतम क्या भौगोलिक विस्तार तक पहुंच गया था। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है उनके शासनकाल में सिखों, ध्यान में रखिएगा, सिखों और क्या सतनामियों द्वारा क्षेत्रीय विद्रोह हुए थे, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही। देखिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न आपको देखिए मिलान करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए बताइए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ये 3 बार एक ऑप्शन उधर दिया हुआ है, कैसे मिलान करें इसको? युगों पर विचार कीजिए। देखिए नेतृत्व करता है और दूसरी पानीपत की लड़ाई के समय क्या है? संबंधता है, ध्यान रखिए। देखिए बैरम खान, देखिए बैरम खान आपका हो जाएगा, दूसरी लड़ाई आपको हो जाएगा इनका। देखिए बैरम खान ने युवा सम्राट अकबर उम्र के 13 वर्ष की ओर से मुगल सेना के रेजिमेंट और सेनाध्यक्ष के रूप में सेवा की थी। मुगल सेनाध्यक्ष बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिएगा। देखिए होमू आपका हो जाएगा, देखिए हमचंद्र विक्रमादित्य हो जाएगा, तो ये सारे यहाँ पे नहीं है, इसका ऑप्शन आपका आगे मिल जाएगा देखने के लिए। 2 देखिए आपका क्या है? हेमू, ये सूर्य साम्राज्य के अधीन हिंदू सेनापति, बिल्कुल सही सुमिलित आपका है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही सुमिलित है। 3 में है क्या? आदिल शाह, ध्यान रखिए, आदिल शाह जो है आपका मुगल सेनाओं का सहयोगी, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए आदिल शाह जो जगह मुगलों का सहयोगी नहीं थे, उन्होंने हेमू को मुगल क्या है पुनः स्थानांतरण को रोकने के लिए नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा। आदिल शाह जो है सो सेनाओं का विरोध में थे, याद रखिए। तो इसका कौन कौन सा सुमिलित है? 1 और 2 आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। चलिए आगे देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है। देखिए 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में एकमात्र चांदी के सिक्के के रूप में रुपया की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या बोल रहा है? मध्यकालीन भारत में एक मानक
चांदी के सिक्के के रूप में रुपया की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? सबको पता है शेरशाह सूरी को दिया जाता है। देखिए सूर्य वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी को क्या 16वीं शताब्दी के दौरान रुपया एक मानक चांदी सिक्का का वजन क्या 178 ग्रैम लगभग 11.5 ग्राम था शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ध्यान रखिए किसको, ये आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। बताइएगा, देखिए अकबर द्वारा क्या मनसबदारी व्यवस्था शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर द्वारा देखिए मनसबदारी व्यवस्था शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए मुख्य उद्देश्य आपका क्या था, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए सैन्य प्रशासन को केंद्रीय करना और सेना का भरण शोषण करना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए ईसा का मुख्य कार्य क्या था? बताइए सल्तनत काल के दौरान दीवान ए ईसा का मुख्य कार्य क्या था? बताइए इनका मुख्य कार्य जो है सो आपका था, ध्यान में रखिएगा, व्यापार और क्या है वंजीय का विनियम करना। ध्यान में रखिएगा, सॉरी आपका डी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा शाही, देखिए आपका शाही पत्राचार का मसौदा तैयार करना और संचार बनाए रखना। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राणा सांगा के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही, किसके बारे में? राणा सांगा के बारे में। ध्यान रखिएगा, देखिए कथन एक में आपका बोल रहा है, उन्होंने खानवा की लड़ाई बाबर के खिलाफ क्या है राजपूत संघ का नेतृत्व किया। क्या कथन एक सही है? तो कथन एक जो है सो आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। चलिए दो में देखिए क्या है, उन्होंने लोधियों के खिलाफ लड़ने के बजाय, सॉरी क्या बोला, उन्होंने लोधियों के खिलाफ लड़ने के लिए बाबर को भारत का आमंत्रित किया। हालांकि बिल्कुल आपका दो भी सही है। तीन में बड़ी सेना का नेतृत्व करने के बावजूद बाबर से पराजित हुए। ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, चलिए ऊपर देखते हैं, इसका ऑप्शन दिया होगा, तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों इसमें से आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्यकालीन अवधि में चीन का साथ पुनः संपर्क के कारण बंगाल का कौन सा बंदरगाह विकसित हुआ? अतः मध्यकालीन अवधि में चीन के साथ पुनः संपर्क के कारण बंगाल का कौन सा बंदरगाह विकसित हुआ? तो आपका चटगांव बंदरगाह जो आपका विकसित हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब हुमायूं ने आगरा में सिंहासन संभाला तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत थे? बताइए, जब हुमायूं ने आगरा का सिंहासन संभाला तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हैं? बताइए, इसमें सही विकल्प आपको चुनने के लिए बोल रहा है। कौन कौन सा आपका मुगल साम्राज्य के, सॉरी, जब हुमायूं ने आगरा में सिंहासन संभाला तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत है? बताइए मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आपको कौन कौन से थे, वही पूछ रहा है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। देखिए आपका हो जाएगा काबुल भी हो जाएगा, गांधार भी हो जाएगा और बदसखा भी हो जाएगा। ध्यान रखिए, तीनों जो कथन जो आपका बिल्कुल सही है, तीनों आपका मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आपका थे। ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? बताइए, भारतीय इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा, इसे लोधी शक्ति को विखंडित करने के साथ उत्तर भारत का मार्ग बाबर के लिए खोल दिया था। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्ध में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें लोधी शक्ति को कमजोर किया, दिल्ली सल्तनत का अंत किया और भारत पर का मार्ग बाबर के लिए खोल दिया। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बलवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? बलवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बड़ा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए,
बलवन के संबंध में आपको कौन कौन सा कथन सही है, चलिए बताना आपको। देखिए, एक में उन्हें क्या जिदा, देखिए सिरदा और क्या पैवोश जैसी दरबारी रीतियां प्रारंभ की, बिल्कुल सही है। उन्होंने सुल्तान की प्रतिष्ठा और सर्वोच्चता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, ध्यान रखिए। देखिए, प्रतिष्ठा और सर्वोच्चता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, बिल्कुल आपका सही है। बलवन के संदर्भ में आपको दोनों कथन भी सही है, ध्यान रखिएगा। इतना तो आप लोग को भी पता होगा, दोनों कथन सही है। सो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइएगा तुर्की सेनाएं भारतीय सेनाओं की तुलना में युद्ध में अधिक प्रभावी क्यों थी। बताइए, तुर्की सेनाएं भारतीय सेनाओं की तुलना में युद्ध में अधिक प्रभावी क्यों थी, बताइए, इसका आंसर जल्दी बोलिए, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, उनकी जनजातीय क्या संरचना और इक्का प्रणाली संगठित क्या गतिशील सेनाओं के समर्थन करती थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसके बारे में, तुर्की सेनाओं भारतीय सेनाओं की तुलना में युद्ध में अधिक प्रभावी क्यों थी, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्यकालीन, ध्यान रखिए, मध्यकालीन भारत में तुर्की क्या विजय का वास्तविक क्या समकक्ष के रूप में क्यों जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्यकालीन भारत में तुर्की विजय के वास्तविक क्या समकक्ष के रूप में जाना जाता है, समकक्ष के रूप में आपका जाना जाता है, तो ये आपका इल्तुतमिश जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, इल्तुतमिश उत्तर भारत में तुर्की विजय के वास्तविक क्या समकक्ष के रूप में जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नींव रखे जाने के बाद इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं, ध्यान रखिएगा भैया, बोलिएगा नहीं, ये सब बोलिएगा तो एग्जाम चल जाएगा तेल लेने के लिए। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हो रहा है, त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सो क्या हो रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए, एक में बोल रहा है, यह मुख्य रूप से क्या है, राजनीतिक शहर कन्नौज के लिए एक संघर्ष था, बिल्कुल सही। किसके बारे में, त्रिपक्षीय संबंध संघर्ष, सॉरी त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में कथन एक तो आपका बिल्कुल सही है। क्या बोलता, राजनीतिक शहर कन्नौज के लिए एक संघर्ष था, बिल्कुल सही है। दो में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहारों राष्ट्रकूटों और पालों के बीच हुआ था, क्या कथन दो सही है, ध्यान रखिए, तो कथन दो का बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो इसीलिए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट आंसर। चलिए बताइए, पालों के सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, पालों के सांस्कृतिक क्या योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका यहाँ सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक में आपका कथन एक में क्या बोल रहा है, देखिए, पाल कला शैली ने नेपाल और तिब्बत, ध्यान रखिए, नेपाल और तिब्बत बौद्ध कला पर प्रभाव डाला, बिल्कुल सही है। दो में क्या, पालों ने संस्कृति को सख्ती से रोका और केवल प्रकृति को बढ़ावा दिया, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुगल काल में क्या आराम और मनोरंजन के लिए क्या है डिजाइन किया गया पंचमहल नामक पांच महल कहाँ निर्मित हुआ है, बताइए। मुगल काल में आराम और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया पंचमहल नामक पंचमंजिला क्या है, 5 मंजिला महल कहाँ निर्माण हुआ था, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपका सबको पता है, आपका फतेहपुर सीकरी में निर्माण हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण हुआ था। चलिए, 49 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने भागवत गीता और उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। क्या बोल रहा, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। देखो कौन कौन किए थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए, आपका दारा शिकोह किए थे, फारसी में अनुवाद कौन कौन किए थे, आपका दारा शिकोह किए थे। क्या वो क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा तब ना ये समझ में आएगा भैया। बोला किसने भागवत गीता को उपनिषदों की फारसी भाषा में अनुवाद किया था, भागवत गीता को कौन किए थे, तो दारा शिकोह किए थे, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए भूलने वाला नहीं है, एक बार दिमाग में पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बताइएगा, मध्यकालीन भारत में क्या मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बताइए। मध्यकालीन भारत में क्या मुगल वंश का संस्थापक
कौन था? सबको पता है कुतुबुद्दीन आपका ऐबक थे। कौन थे आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। देखिए मोहम्मद गौरी के एक तुर्की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और दिल्ली में क्या मामलुक गुलाम वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तारिक ए क्या है मुबारक शाही के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा क्या है? तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा कौन है? थोड़ा सा उसको ऊपर करना पड़ेगा। कौन है तो आपका हो जाएगा ठीक है यहाँ बिन बिन आपका सरहिंद हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा फास्ट से निकलेंगे भैया इधर क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है। तो वन लाइनर क्वेश्चन में देखिए आपको डिफिनेशन से मतलब नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ क्या अमीर खुसरो से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिए यहाँ बोल रहा नहीं है, इसी जो फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ नहीं है तो कौन सा नहीं है अमीर खुसरो से संबंधित? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर करण उच्च साधन ये आपका देखिए अमीर खुसरो से संबंधित हैं। देखिए मुफ्ताब उल फुतू ये आपका अमीर खुसरो से संबंधित हैं। देखिए तुलुकनामा ये आपका जो है अमीर खुसरो से संबंधित। तो कौन सा आपका इससे संबंधित नहीं है? तो आपका ईसा ए महरू ये आपका जो है अमीर खुसरो से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा। देखिए ईसा ए महरू फारसी पत्रों का संग्रह है जिन्हें अमीर खुसरो ने नहीं लिखा है बल्कि किसी अन्य लेखक ने लिखा है। ध्यान रखिएगा बाकी सब जो है अमीर खुसरो ने लिखे हैं। 53 नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ए शानी क्या अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि धारण की? बताइए दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने सिकंदर ए शानी यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि धारण की? तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने आपका उपाधि धारण किए थे। ध्यान में रखिए कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। क्या कारण था कि इतिहासकार अल बिरूनी ने भारत में दिल्ली सल्तनत को एक वास्तविक इस्लामी राज्य नहीं माना? बताइए क्या कारण था कि इतिहासकार अल बिरूनी ने भारत में दिल्ली सल्तनत को एक वास्तविक इस्लामी राज्य नहीं माना? बताइए क्या कारण था? कारण तो आप लोग को भी पता होगा भैया क्या कारण था। देखिए उस समय अधिकांश आबादी इस्लाम का पालन नहीं करती थी। ध्यान रखिएगा। देखिए उस समय अधिकांश आबादी जो है सबका इस्लाम का पालन नहीं करता था, इसके कारण जो सबका इस्लाम नहीं माना था। अगला नंबर प्रश्न है इल्तुतमिश किस वर्ष उज्जैन पर आक्रमण किया? बताइए सब क्वेश्चन देखिए आपको ऑप्शन और आंसर देने का कोई ज़रूरत है ही नहीं भैया, ये सबको तो आपको पता होना चाहिए, मुंह पर पता होना चाहिए था। चलिए बता देते हैं। तो 1234 ईस्वी में आपका आक्रमण किए थे। देखिए 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश का अभियान दिल्ली सल्तनत की मध्य भारत तक पहुँच का प्रतीक था। ध्यान रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने परंपरा वंश की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने परंपरा वंश की स्थापना की थी? ये सब क्वेश्चन देखिए आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बताएं सब क्वेश्चन बताइए, इतना ये जी क्वेश्चन है। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश सबसे कम अवधि तक शासन में रहा? बताइए दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश सबसे कम अवधि तक शासन में रहा? बताइए। तो ये सब क्वेश्चन भी देखिए आपको बताने लायक नहीं है, तब आपका खिलजी वंश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा मुँह पर क्या भी पीएससी के एग्जाम देने जाइएगा तब तो रिजल्ट सब बाहर हैं। 58 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शासक क्या है लाल बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है? क्या बोला निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शासक लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है? सबको पता है आपको कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। बताइएगा दक्षिण भारत का क्या होयसल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? होयसल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में? दक्षिण भारत के होयसल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है होयसल वंश क्या है? द्वार समुद्र होयसल की राजधानी है। बिल्कुल आपका सही है। एक तो देखिए आपका बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्या है? देखिए निरिपकाम द्वितीय होयसल वंश के संस्थापक हैं। ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपका देखिए द्वार समुद्र जो है आपका
क्या है, हैवी बीड हो जाएगा। ये भी आपका सही है, यानी आपका ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, तो तीनों का कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तीनों कथन सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है। देखिए एक में आपका बोल रहा है, देखिए 12वीं शताब्दी के मध्य दिल्ली में कई संपन्न जैन व्यापारी थे। क्या कथन एक आपका सही है। कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में इस अवधि के दौरान दिल्ली में ढाली गई क्या मुद्राओं का प्रचलन बहुत सीमित था। बिल्कुल आपका गलत था, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए 60 का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, फतवा ए कहा जहानदारी किस वंश का वितरण देती है। बताइए विवरण देती है। क्या बोले, फतवा ए जहानदारी किस वंश का विवरण देती है। किस वंश का विवरण देती है, आप लोग को पता होना चाहिए। आपका क्या तुगलक वंश का आपका जो ऐसे विवरण देता है, याद रखिएगा। देखिए गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक थे। देखिए गाजी मलिक किस वंश के संस्थापक थे। बताइए किस वंश के संस्थापक थे। तो ये आपका जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा तुगलक वंश के आपका संस्थापक थे। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी, ध्यान रखिए 18वीं शताब्दी का सक्रिय जाट का प्रमुख था। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में सक्रिय जाट का प्रमुख था। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपका चूड़ामन था। देखिए चूड़ामन जाट जो है आपका 18वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या है, भरतपुर के जाटों को एक शक्तिशाली संघ में संगठित किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। बताइए उत्तरकालीन मुगलों में जजिया कर का सबसे पहले किसने समाप्त किया था। बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। उत्तरकालीन मुगलों में जजिया कर को सबसे पहले किसने समाप्त किया था। इसका आंसर नहीं जानते होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। आपका हो जाएगा जहानदार, आपका शाह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जहानदार शाह ने उत्तरकालीन मुगलों काल के सम्राट में बनने वाले क्या तुरंत बाद जजिया कर समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 65। बताइए बाबर का इच्छा अनुसार उसके अंत कहाँ दफनाया गया। बताइए बाबर की इच्छा अनुसार उसे अंत कहाँ दफनाया गया था। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर इस आंसर को आपको नहीं पता होगा तो क्या पता होगा भैया, तो बताइए। तो ये आपका काबुल में दफनाया गया था। कहाँ का दफनाया गया था, काबुल में। ध्यान रखिएगा। देखिए 1530 ईस्वी में मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को प्रारंभ में आगरा में दफनाया गया, जिसे उसने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 66 नंबर प्रश्न देखिए, मुगल शासक क्या बाबर ने प्रारंभ में उत्तर भारत पर आक्रमण क्यों किया। बताइए मुगल शासक बाबर ने प्रारंभ में उत्तर भारत पर आक्रमण क्यों किया। क्योंकि वह मध्य एशिया में अपनी क्या मध्यकांक्षी योजनाएं पूरी तरह से पार कर पा रहा था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि वह मध्य एशिया में अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं पूरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए आपको वो भारत पर आक्रमण किए थे। ध्यान रखिए 67 नंबर प्रश्न क्या है, मुगल प्रशासन में सैन्य भर्ती जिम्मेदारी किसके पास थी। क्या है, मुगल प्रशासन में सैन्य भर्ती की जिम्मेदारी किसके पास थी। बताइए किसके पास थी। तो ये आपका बख्शी से थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बख्शी जो है, ध्यान रखिए, बख्शी आपका मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रशासन और क्या भर्ती के लिए मुख्य अधिकारी था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए भैया, सच सच बताइएगा। चलिए माफ़ कीजिएगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू वर्ल्ड क्या है स्क्रू वर्म संक्रमण का पहला मानव मामला सामने आया है। न्यू वर्ल्ड क्या है स्क्रू वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपका क्या है। तो आपका देखिए कोक्लियोमिया होमिनी वैरेक्स
ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा भैया अगर पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो, क्योंकि वर्ड ये से लिखा गया कि उतना जल्दी में पढ़ के हमको निकलना था वहाँ से। बताइए, हेमू जिसे अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 में हराया था। बताइए, हेमू जिसे अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 में हराया था। तो हराया था मोहम्मद आदिल शाह का मंत्री था। ध्यान में रखिए कौन था आपका, तो मोहम्मद आदिल शाह का मंत्री। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर। देखिए, हेमू का पूरा नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य था, जो साधारण शुरुआत में सूर्य वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह का वजीर यानी प्रधानमंत्री और मुख्य सैन्य कमांडर बन गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, मुगल शासन के दौरान क्या है, आमिल की पदवी किसे दर्शाती है। कह रहा मुगल शासन के दौरान क्या है, आमिल की पदवी किसे दर्शाती है, तो अपराधों अधिकारी को दर्शाती है। ध्यान रखिएगा, मतलब पढ़ते पढ़ते मूड भी खराब हो जाता है भैया। देखिए, मुगल प्रशासनिक प्रणाली में आमिल शब्द का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, राजस्व संग्रह अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 71 की ओर। बताइएगा, दारा और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए, कहाँ हुआ। क्या बोला, दारा और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था। बताइए, सबसे निर्णायक युद्ध आपको कहाँ हुआ था, सबको पता है आपका क्या हुआ, कहाँ हुआ था, बताइए जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए। तो आपका कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ सामूगढ़ में हुआ था। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिए, उत्तराधिकारी युद्ध 1657 से लेकर 1659 में शाहजहां के 4 पुत्र क्या दारा शिकोह, शाहजुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श सिंहासन के लिए संघर्षरत थे। ध्यान में रखिएगा। देखिए सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ और इसे युद्ध के दौरान प्रारंभिक चरण में सबसे निर्णायक युद्ध सैन्य युद्ध माना जाता है। ध्यान रखिएगा। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए अब आगे 72 नंबर प्रश्न पर, मेवाड़ ने मेवाड़ ने मुगल आधिपत्य किसके शासनकाल में स्वीकार किया। तो किसके शासनकाल में स्वीकार किया था, सबको पता आपका जहांगीर के शासनकाल में आपका स्वीकार किया। देखिए मेवाड़ जो है राणा उदय सिंह और उसके बाद उसके पुत्र राणा प्रताप के अधीन क्या अकेला प्रमुख राजपूत राज्य था। इसने अकबर के लंबे शासनकाल में मुगल आधिपत्य को लगातार अस्वीकार किया। याद रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं। अगर फिर से अगर देखना तो 2 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कर लीजिए, फिर मज़ा आ जाएगा देखिए देखने में। कि चोल साम्राज्य के क्या स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, चोल साम्राज्य के स्थानीय क्या आश्वासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, अच्छा कथन है तो देखिए कथन 1 में आपका क्या है, पूर्व जो एक गांव में सामान्य सवाती में सभी कर देने वाले क्या है निवासी शामिल होते थे, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है विभिन्न कार्यों के लिए समितियों की प्रणाली क्या अच्छी तरह से स्थापित थी, बिल्कुल सही है। आप लोग भी तो कुछ सोचिए भैया, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में आंसर बता लीजिए, कितना मज़ा आ जाएगा। 3 में मुख्यतः जमीन में स्वामी या उच्च जातियों के लोग ही क्या परिस्पदों चुने जाते थे, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए तीनों कथन सही है। किसके बारे में, चोल साम्राज्य के स्थानीय आश्वासन के संदर्भ में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ कर लीजिए। अब कितना बोलना पड़ेगा हमको बताइए तो भैया। कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में क्या है चहलगनी शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। क्या दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में देखिए सहलगनी शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए 40 शक्तिशाली तुर्की कुलीनों का समूह जो अक्सर सल्तनत का निर्णय को प्रभावित करते थे। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब पार्ट 2 देखेंगे हम लोग कल। चलिए बताइएगा। देखिए सूफीवाद के संदर्भ में सूफी सिलसिला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सही है यही बताना है आपको। देखिए यहाँ पर कौन सा कथन आपका
एक सेकंड रुकिए, कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? सूफीवाद के संदर्भ में सूफी सिलसिला के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, उस पर विचार करना है आपको। चलिए विचार करते हैं। क्या आप लोग विचार कर पाइएगा? बताइए। देखिए इसमें बोल रहा है, वे ईश्वर की खोज के क्रम में क्या सार्वभौमिक प्रेम की बातें करके धार्मिक सही गुणता का वातावरण पर प्रकाश डालते थे। बिल्कुल सही है। 2 में है, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए दोनों कथन आपका सही है। किसके बारे में? सूफीवाद के संदर्भ में सूफी सिलसिला के बारे में दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है, तो इसीलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया। अगर वीडियो को आप लोग लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच भैया।